मॉर्निंग गाइस, इट्स ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज हम अपना ISLM कर्व जो हमारा मॉडल है उसका पार्ट 4 करने वाले हैं और इस मॉडल को आज हम फिनिश कर देंगे। इससे पहले हमने 3 पार्ट्स कर लिए हैं, ठीक है। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है रोल ऑफ फिस्कल पॉलिसी, रोल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी एंड क्राउड आउट इफेक्ट, ठीक है। इन तीनों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो जिन्होंने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं वो जाकर प्लीज़ पहले वाली वीडियोस को देख लें, उनका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और जो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है मिलती रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पार्ट 4, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे रोल ऑफ फिस्कल पॉलिसी। देखिए, फिस्कल पॉलिसी जो है गवर्नमेंट की, उसमें गवर्नमेंट जो है कुछ मतलब इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करती है जिसमें गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट टैक्सेशन है, बोरोविंग है, ठीक है, पब्लिक डेब्ट है, ये सब डिस्कस किए जाते हैं। आज जो हम डिस्कस करेंगे उसमें हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और टैक्सेस के ऊपर बात करेंगे कि जब गवर्नमेंट इन दोनों को यूज़ करती है तो उससे ISLM मॉडल जो है वो कैसे इफेक्टेड होता है। तो जब गवर्नमेंट की हम फिस्कल पॉलिसी की बात करते हैं तो उसमें हम IS कर्व के ऊपर डिस्कस करेंगे कि जो गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी है वो IS कर्व में चेंज लेकर आएगी, क्योंकि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से एग्रीगेट डिमांड इफेक्ट होगी और एग्रीगेट डिमांड से IS कर्व इफेक्ट होगा। तो सबसे पहले गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के ऊपर बात कर लेते हैं। चलिए डायग्राम के ऊपर ही चलते हैं सीधा, ठीक है। सबसे पहले जो हमारा इक्विलिब्रियम का पॉइंट है वो है हमारा पॉइंट ई पॉइंट पर हमारा जो LM कर्व है वो और जो हमारा IS1 कर्व है वो दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। इनिशियली हमारी इकोनॉमी जो है वो पॉइंट ई के ऊपर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा R1 है, लेवल ऑफ इनकम हमारा Y1 है, ठीक है। LM कर्व जो है वो हमारा मनी सप्लाई और मनी डिमांड को शो करता है और IS कर्व जो है हमारा इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग को दिखाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी गुड्स मार्केट और मनी मार्केट दोनों इक्विलिब्रियम में है। तो अब गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर किया, तो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर करने से क्या हुआ, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर जब गवर्नमेंट देखिए एक्सपेंडिचर करती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक्सपेंडिचर किया, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक्सपेंडिचर करती है गवर्नमेंट, तो उससे क्या हुआ, लोगों को रोज़गार मिला, एम्प्लॉयमेंट मिला, लोगों की इनकम बढ़ी और उस इनकम से लोगों ने मार्केट में जाके डिमांड की, तो उससे एग्रीगेट डिमांड बढ़ी। तो एग्रीगेट डिमांड जब बढ़ी तो उससे क्या हुआ, हमारा IS कर्व जो है वो IS1 से IS2 के ऊपर शिफ्ट कर गया। LM कर्व हमारा कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंज नहीं है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से IS कर्व शिफ्ट कर गया IS2 के ऊपर, जो कि हमारी LM कर्व को काट रहा है पॉइंट B के ऊपर। तो अब हमारी इकोनॉमी जो है वो B पॉइंट के ऊपर इक्विलिब्रियम में है। इस पॉइंट के ऊपर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो R2 है एंड हमारी जो इनकम है वो Y2 से बढ़ गई, ठीक है। तो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से क्या हुआ, एग्रीगेट डिमांड बढ़ी, एग्रीगेट डिमांड ने IS कर्व को शिफ्ट किया राइटवर्ड साइड, अपवर्ड साइड, जिससे क्या हुआ, लेवल ऑफ इनकम जो है वो बढ़ गया और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी जो है वो R1 से R2 पर चला गया। अब इसमें एक बात देखने वाली है, क्योंकि हम ISLM मॉडल डिस्कस कर रहे हैं और हमने ये स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि ये जो केंजियन मॉडल है उसका ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो केंज का जो मॉडल है उसमें उन्होंने जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट जो है, यानी कि इन्वेस्टमेंट को फिक्स्ड माना है और उसको ऑटोनोमस टाइप का माना है, ठीक है। लेकिन ISLM मॉडल जो है वो इसमें जो है फॉल इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को भी इंक्लूड करता है, यानी कि डिस्कस करता है। अब इस डायग्राम में आप देखिए, गवर्नमेंट ने जो है एक्सपेंडिचर किया E2K, ठीक है, ये पोर्शन जो है गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर किया और ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं चेंज इन G इंटू में 1/1 - MPC, ये गवर्नमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला है, यानी कि इसके थ्रू हम देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ने कितना जो है एक्सपेंडिचर किया है और उस एक्सपेंडिचर से इनकम जो है वो कितने गुना बढ़ी है, ये हमें दिखाता है गवर्नमेंट मल्टीप्लायर। तो गवर्नमेंट ने जब एक्सपेंडिचर किया उससे इनकम जो है वो बढ़नी तो चाहिए थी E2K,
ठीक है। E2K अमाउंट बढ़नी चाहिए थी गवर्नमेंट मल्टीप्लायर के हिसाब से, तो लेकिन ये बढ़ी कितनी है, सिर्फ Y1 से Y2। तो ये जो पोर्शन बचता है हमारे पास, ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये कहाँ गया, तो ये हो गया क्राउड आउट इफेक्ट की वजह से गायब। कैसे, क्योंकि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से इनकम लेवल तो बढ़ा लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट भी R1 से R2 पर चला गया। तो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट R1 से R2 पर चला गया तो इसने क्या किया, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को जो है क्राउड आउट कर दिया, बाहर निकाल दिया। क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने से क्या हुआ, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ गई, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट जो है वो कॉस्टली होगी, तो जब इन्वेस्टमेंट कॉस्टली होगी तो मतलब उसका इन रिटर्न और प्रॉफिट वो भी कम होगा और रिस्की होगी, ठीक है। तो प्राइवेट जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट को कम कर दिया, तो उसकी वजह से जो इनकम है वो बढ़नी तो चाहिए थी, गवर्नमेंट मतलब कि एक्सपेंडिचर से बढ़नी तो चाहिए थी E2K, लेकिन बढ़ी कितनी, सिर्फ Y1 से Y2। तो ये जो है ये हमारा क्राउड आउट इफेक्ट है, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे कि ये किस किस टाइप का होता है और कैसे होता है। तो ये जो है ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है वो क्राउड आउट हो गई गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की वजह से, और नेट इंक्रीज इन इनकम क्या हुआ हमारे पास, Y1 टू Y2। तो इस डायग्राम में सिर्फ इतना ही है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से क्या हुआ, IS कर्व शिफ्ट कर गया अपवर्ड साइड, जिसने रेट ऑफ इंटरेस्ट और इनकम को बढ़ा दिया Y1 से Y2 के ऊपर, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम रिडक्शन इन टैक्सेस की। देखिए हम पॉजिटिव वे में जा रहे हैं, वहाँ पर हमने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ाया था जिसने इनकम को बढ़ाया, अब भी हम टैक्सेस को कम कर रहे हैं, ठीक है, जिससे कि इनकम बढ़ेगी। आप दो डायग्राम भी बना सकते हो, वहाँ पर जैसे कि आपने भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ाया था तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को आप कम भी कर सकते हो, सिर्फ आपको क्या करना है कि जो IS कर्व है उसको नीचे की तरफ शिफ्ट करवा देना है। इसमें भी आप सेम कर सकते हो। तो सबसे पहले हम रिडक्शन इन टैक्सेस को देख लेते हैं। देखिए जब गवर्नमेंट टैक्सेस को कम करती है तो उससे क्या होगा, गवर्नमेंट जब टैक्सेस को कम करती है तो उससे जो है हमारी जो परचेजिंग पावर है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि अब कोई भी टैक्स लगा लो, चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्स है चाहे वो डायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। तो अगर गवर्नमेंट टैक्सेस को कम कर देती है तो हम अब हमारे पास ज़्यादा अमाउंट ऑफ मनी जो है अवेलेबल होगा, ठीक है, क्योंकि हम गवर्नमेंट को कम पे कर रहे हैं तो ज़्यादा अमाउंट अवेलेबल होगा तो हम ज़्यादा डिमांड करेंगे, तो उससे क्या होगा, हमारे एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, तो जिससे IS कर्व हमारा शिफ्ट होगा। तो डायग्राम में देखिए हमारी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है एट पॉइंट E के ऊपर, जहाँ पर हमारा IS1 और हमारा LM कर्व इंटरसेक्ट कर रहा है। R1 हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है और Y1 हमारी इनकम है, ठीक है, इनिशियली। अब गवर्नमेंट ने कम किए टैक्सेस, तो गवर्नमेंट ने टैक्सेस कम किए जिससे एग्रीगेट डिमांड, परचेजिंग पावर बढ़ गई, परचेजिंग पावर बढ़ने से एग्रीगेट डिमांड जो है वो बढ़ी, जिसने IS कर्व को शिफ्ट किया IS2 के ऊपर, जो कि हमारे LM को काट रहा है पॉइंट D के ऊपर। तो इस पॉइंट के ऊपर जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो R2 है और जो हमारा लेवल ऑफ इनकम है वो Y2 है। अब यहाँ पर भी आप देखिए क्या हुआ, ये जो आप फॉर्मूला देख रहे हैं चेंज इन T इंटू में MPC बाई 1 माइनस MPC, ये टैक्स मल्टीप्लायर का फॉर्मूला है और यह हमें बताता है कि अगर गवर्नमेंट टैक्सेस को कम या ज़्यादा करती है तो उससे मल्टीप्लायर के थ्रू इनकम कितने गुना कम या ज़्यादा होती है, ये हमें टैक्स मल्टीप्लायर बताता है। तो टैक्सेस के कम होने से इनकम बढ़नी तो चाहिए थी E से H, लेकिन बढ़ी कितनी, E to L, ठीक है। तो ये जो L to H वाला जो पोर्शन है ये वही सेम क्राउड आउट इफेक्ट की वजह से ख़त्म हो गया, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है वो कम हो गई और इसलिए जो L to H है ये क्राउड आउट इफेक्ट का पार्ट है, ठीक है। और ऑन दी अदर हैंड अगर गवर्नमेंट जो है क्या करे, इन्फ्लेशनरी प्रेशर को कम करने के लिए अगर टैक्सेस को बढ़ा देती है तो उससे क्या होगा, जब टैक्सेस बढ़ेंगे तो हमारा जो IS कर्व है वो पीछे की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, जिससे हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम हो जाएगा और हमारा लेवल ऑफ इनकम भी कम हो जाएगा। तो आप दो डायग्राम भी बना सकते हो अगर आपको इसको और ज़्यादा बड़ा करना हो तो, या और ज़्यादा इफेक्टिव दिखाना हो तो, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी को, ठीक है। जब मॉनेटरी देखिए, जब फिस्कल पॉलिसी की बात होगी तो मतलब उसमें हम IS कर्व में शिफ्ट करेंगे, ठीक है। जब हम मॉनेटरी पॉलिसी की बात कर रहे हैं तो उसका मतलब है कि हम मनी सप्लाई को कम या ज़्यादा करेंगे, तो उससे क्या होगा, हमारे LM कर्व में शिफ्ट आएगा,
ठीक है। और दूसरी तरफ जब हम फिस्कल पॉलिसी की बात करते हैं तब हम IS कर्व को शिफ्ट करते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो अब इसमें देखिए सीधे एग्जांपल ले लेते हैं हम। सपोज करते हैं कि हमारी इकोनॉमी जो है वो रिसेशन में है, ठीक है, रिसेशन में है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, सेंट्रल बैंक के थ्रू अब अपनी एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी को अडॉप्ट करती है और मनी सप्लाई को जो है बढ़ा देती है। तो अब उससे क्या होगा कि मनी सप्लाई बढ़ गई लेकिन जो मनी डिमांड है वो वहीं पर है, अनचेंज्ड है, उसमें कोई चेंज नहीं आया। तो जब मनी सप्लाई बढ़ जाती है और डिमांड मनी की नहीं बढ़ रही, तो जब किसी चीज़ की सप्लाई ज़्यादा होगी यानी कि सप्लाई ज़्यादा है डिमांड से, तो उससे क्या होगा, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के कम होने से क्या होता है, देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट जब कम हो जाएगा तो इन्वेस्टमेंट जो है वो अब कम कॉस्टली हो जाएगी, मतलब कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि इंटरेस्ट को हम एज अ कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट भी देखते हैं, ठीक है। तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुआ है तो अब इन्वेस्टमेंट जो है वो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर अवेलेबल होगी, कम होगी इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट, तो इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट कम होगी तो मतलब इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी, तो ज़्यादा होगी तो मतलब इनकम लेवल जो है वो बढ़ जाएगा। डायग्राम के थ्रू देखते हैं इसको। हमारा IS कर्व ये वाला, ठीक है। अब हमारा ओरिजिनल LM कर्व है वो LM1 है, जो कि हमारी IS को काट रहा है पॉइंट E के ऊपर। R1 हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, Y1 हमारी इनकम है। इकोनॉमी हमारी इक्विलिब्रियम में है इस सिचुएशन में। और क्या चल रहा है हमारी इकोनॉमी में, रिसेशन चल रहा है। तो इस रिसेशन को कम करने के लिए सेंट्रल बैंक ने क्या किया, मनी सप्लाई को बढ़ा दिया। तो मनी सप्लाई के बढ़ने से हमारा LM कर्व जो है वो शिफ्ट कर गया LM2 के ऊपर, ठीक है, क्योंकि मनी सप्लाई को बढ़ाया लेकिन मनी डिमांड वहीं पर है, तो इसलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो R1 से R2 के ऊपर आ गया। और अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने से इन्वेस्टमेंट जो है वो सस्ती हो गई और कम रिस्की हो गई, जिससे इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, और इन्वेस्टमेंट बढ़ने से इनकम का लेवल जो है वो Y1 से Y2 पर चला गया। तो एट न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट D के ऊपर हमारी इकोनॉमी जो है उसका इंटरेस्ट रेट R2 पर है और इनकम जो है वो Y2 के ऊपर है। तो मनी सप्लाई बढ़ने से LM कर्व जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट कर गया, ठीक है, जिसने रेट ऑफ इंटरेस्ट को R1 से R2 पर ले आया और इनकम को Y1 से Y2 से बढ़ा दिया, ठीक है। तो ये तो सिंपल है। और अगर नेक्स्ट इसका केस देखते हैं कि क्या होता है, अगर मनी सप्लाई को जो है गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक कम करता है तो क्या होता है और कब करेगा, तब करेगा जब हमारी इकोनॉमी जो है वो इन्फ्लेशन की सिचुएशन में है, यानी प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं इकोनॉमी में और गवर्नमेंट चाहती है कि अब मनी सप्लाई को कम किया जाए। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, सेंट्रल बैंक के थ्रू जो है अपनी टाइट मॉनेटरी पॉलिसी को यूज़ करेगी। तो इसको करने के लिए गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक के थ्रू कैसे करेगी इसको, तो उसमें कुछ फंक्शंस होते हैं सेंट्रल बैंक के, जिनको वो सेंट्रल बैंक परफॉर्म करता है मनी सप्लाई को रिड्यूस करने में, जिनमें है ओपन मार्केट ऑपरेशन आता है, जिसमें गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बेचा जाता है, ठीक है, और बॉन्ड्स वगैरह इन सबको भी बेचा जाता है। तो ओपन मार्केट में जब इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बेचा जाता है तो क्या हुआ, लोग जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को खरीदेंगे तो मतलब पे करेंगे उनके लिए, तो इस एक्शन के थ्रू जो सेंट्रल बैंक है वो मार्केट से पैसा जो है वो वापस खींच लेती है। दूसरा, अब जब पैसा खींच लेगी तो मतलब जो लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी की फॉर्म में है कैश, ठीक है, वो कम हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा क्या कर सकती है, दूसरा जो है सेंट्रल बैंक वो जो है वो कैश रिजर्व रेशो को राइज कर देगी। कैश रिजर्व रेशो क्या होता है, देखिए एक सर्टेन अमाउंट होता है, क्योंकि सभी जो कमर्शियल बैंक होते हैं उन्हें सेंट्रल बैंक्स के अंडर ही काम करना पड़ता है और उनकी गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ता है। तो कैश रिजर्व रेशो एक पर्टिकुलर फिक्स्ड अमाउंट होता है कि आपको इतने % जो है कैश रिजर्व अपने बैंक में रखना नेसेसिटी होता है। तो जब गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल बैंक जो है वो कैश रिजर्व रेशो को बढ़ा देती है तो इसका मतलब है कि अब बैंकों को ज़्यादा अमाउंट जो है वो अपने पास, मतलब ज़्यादा % जो है अपने टोटल डिपॉजिट का वो ज़्यादा %
जो है अपने बैंक में रखना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा, जो क्रेडिट क्रिएशन जो पावर है कमर्शियल बैंक की वो कम हो जाएगी। तो वो कम हो जाएगी तो मतलब अब कम अमाउंट ऑफ मनी जो है वो अवेलेबल है इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है। तो इससे भी जो है सेंट्रल बैंक जो है वो क्रेडिट को कम करता है। तो जब मनी सप्लाई कम होगी तो एलएम कर्व जो है हमारा शिफ्ट करेगा। तो चलिए डायग्राम के ऊपर देखते हैं। हमारा जो ओरिजिनल या इनिशियली एलएम कर्व है वो एलएम नोट है, जो कि हमारे आईएस को काट रहा है पॉइंट ई के ऊपर, जहाँ पर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है आर नोट और हमारी इनकम है वाई नोट। तो जब मनी सप्लाई को कम किया गवर्नमेंट ने, ठीक है, सेंट्रल बैंक के थ्रू, तो उससे हमारा एलएम कर्व जो है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर गया ऊपर की तरफ, जो कि हमारे आईएस को काट रहा है पॉइंट एच के ऊपर, ठीक है, जिसने हमारे रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा दिया आर नोट से R1 पर, क्योंकि सप्लाई जो है वो कम हो गई लेकिन डिमांड वहीं की वहीं पर है। तो जब सप्लाई कम होगी और डिमांड ज़्यादा होगी मनी की, तो क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने से कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, इन्वेस्टमेंट कम हो गई, तो जिससे इनकम जो है वो वाई नोट से Y1 के ऊपर आ गई। तो जब गवर्नमेंट ने सेंट्रल बैंक के थ्रू टाइट मॉनेटरी पॉलिसी को अडॉप्ट किया और मनी सप्लाई को कम किया, तो उससे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया और हमारी नेशनल इनकम वो भी कम हो गई, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इफेक्ट, हमने देख लिए कि क्या क्या फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी का क्या इफेक्ट पड़ता है आईएसएलएम के ऊपर। अब हम बात करेंगे क्राउड आउट इफेक्ट, ठीक है। तो इसमें हम बात करें कि हमारा जो एलएम कर्व है उसकी शेप डिसाइड करेगी कि कितना क्राउड आउट इफेक्ट होगा और कितना नहीं होगा, ठीक है। इसमें हमने 3 डायग्राम जो हैं वो लिए हुए हैं। रेफरेंस मैं आपको बता देता हूँ कि किस बुक से ये रेफरेंस लिया गया है। तो ये बेसिकली एच.एल. आहूजा से इसका रेफरेंस लिया गया है। तो अगर आप इसको वहाँ से पढ़ेंगे तो आपको ये जो है मतलब ईज़िली आप इसको समझ पाएंगे, क्योंकि आपको याद आ जाएगा कि आपने ऐसे ऐसे करके देखा था, तो समझना ईजी हो जाएगा। तो आप उससे देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हम डायग्राम देखते हैं। फिग जो है हमारे पास फिगर 12.20, उसमें देखिए जब हमारा एलएम कर्व जो है वो मोर स्टीप है, स्टीप यानी कि जो हमारी डिमांड फॉर मनी है, ठीक है, वो क्या है, लेस इलास्टिक है टू द इंटरेस्ट रेट, यानी कि इंटरेस्ट रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द डिमांड फॉर मनी इज लेस, ठीक है। तो जब हमारा एलएम कर्व जो है वो मोर स्टीप होता है तब क्या इफेक्ट पड़ता है। देखिए हमारा एलएम कर्व ये है, इसके ऊपर अब हमारा आईएस कर्व जो इनिशियल आईएस कर्व वो IS1 है, जो कि हमारी एलएम कर्व को काट रहा है पॉइंट E1 के ऊपर। तो E1 के ऊपर हमारी इकोनॉमी जो है अब इक्विलिब्रियम में है। R1 हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है और Y1 जो है वो हमारा इनकम का लेवल है। तो जब गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर किया उससे आईएस कर्व शिफ्ट कर गया IS2 के ऊपर, ठीक है, जिसने एलएम कर्व को इंटरसेक्ट किया एट पॉइंट E के ऊपर, और इसकी वजह से रेट ऑफ इंटरेस्ट R2 पर चला गया और इनकम जो है वो Y1 से Y2 पर आ गई। तो अब देखिए गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर तो किया E1 से H, ये अमाउंट जो है यही हमें दिखा रहा है ना, E1 to H इज इक्वल टू चेंज इन G इज इंटू में 1/1 माइनस MPC गवर्नमेंट मल्टीप्लायर है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर तो किया E1 से H, लेकिन इनकम कितनी बढ़ी, सिर्फ E1 to K। और ये जो K to H ये जो अमाउंट है ये वाला, ये क्राउड आउट इफेक्ट हो गया। मतलब इनकम तो बढ़नी चाहिए थी गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से, Y1 to Y3 मल्टीप्लायर वर्क करता अगर सही से, तो Y1 से Y3 के ऊपर बढ़नी चाहिए थी, लेकिन बढ़ी कितनी, Y1 to Y2। और ये जो Y2 से Y3 का जो एरिया है ये वाला K to H वाला, ये क्राउड आउट इफेक्ट हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि एलएम कर्व जो है हमारा मोर स्टीप है, जिसकी वजह मतलब जो हमारी डिमांड फॉर मनी है वो लेस जो है इलास्टिक है, इंटरेस्ट या इंटरेस्ट रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द डिमांड फॉर मनी इज लेस है। तो ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज आया है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से Y1 to Y2, इसने प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को क्राउड आउट इफेक्ट कर दिया K to H अमाउंट तक, ठीक है। तो जब हमारा एलएम कर्व जो है वो मोर स्टीप होगा तो हमारा
जो क्राउड आउट इफेक्ट है वो लार्ज होगा। ठीक है, तो ये एक सिचुएशन है। अब दूसरी सिचुएशन, जब हमारा एलएम कर्व जो है वो हमारा हॉरिजॉन्टल होता है, तब हमारा जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है उसका क्या इफेक्ट होता है। देखिए, जब एलएम कर्व हॉरिजॉन्टल है तब आपका जो क्राउड आउट इफेक्ट है वो ज़ीरो होगा। ठीक है, और ये सिचुएशन कब होती है, जब हमारी इकोनॉमी जो है वो लिक्विडिटी ट्रैप के अंदर फंस जाती है। ठीक है, इसमें देखिए आप, एलएम कर्व हमारा हॉरिजॉन्टल है, आईएस कर्व हमारा IS1 है, E1 हमारा इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर किया, आईएस कर्व शिफ्ट हुआ IS2 के ऊपर और इनकम का लेवल Y1 से Y2 पर बढ़ गया, तो मतलब ज़ीरो क्राउड आउट इफेक्ट। जितना गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर किया उतनी ही इनकम बढ़ गई। ठीक है, तो अब तीसरा केस देखते हैं हम, क्लासिकल केस ऑफ ज़ीरो इंटरेस्ट रिस्पॉन्सिवनेस टू डिमांड फॉर मनी। इसमें जो हमारा क्राउड आउट इफेक्ट है वो फुल है, मतलब पूरा का पूरा जो इन्वेस्टमेंट है वो सारी की सारी क्राउड आउट हो गई। जैसे कि डायग्राम में देखिए आप, थर्ड डायग्राम में हमारा एलएम जो हमारा कर्व है वो वर्टिकल है। ठीक है, ओरिजिनल हमारा आईएस कर्व जो है वो IS1 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट R1 है। गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर किया, शिफ्ट हो गया आईएस कर्व IS2 के ऊपर, जिसने हमारे एलएम कर्व को काटा, पॉइंट E2 और रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया। अब देखिए, इनकम का लेवल जो है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ, सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट ही बढ़ा है। ठीक है, और E2H ये जो हमारा पॉइंट है, ठीक है, इस एरिया से इनकम जो है, मतलब इतनी इनकम बढ़नी चाहिए थी जो कि नहीं बढ़ी, तो ये सारा की सारी जो इन्वेस्टमेंट है ये क्राउड आउट हो गई। ठीक है, तो इस तरह से जो मतलब कि ज़ीरो इफ़ेक्ट पड़ा, उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ा। आपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया, ठीक है, एक्सपेंडिचर किया, ठीक है, मतलब एक्सपेंडिचर किया लेकिन उससे इनकम जो है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई, सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा। तो ये हमने 3 केस देखे हैं अभी। जब हमारा एलएम कर्व जो है वो मोर स्टीप होगा तब जो है हमारे जो क्राउड आउट इफेक्ट है वो मोर होगा। ठीक है, मतलब इनकम में कम चेंज आएगा। ठीक है, और दूसरा जो है, अगर हमारा एलएम कर्व जो है हॉरिजॉन्टल है तब हमारा जो क्राउड आउट इफेक्ट है वो ज़ीरो होगा। ठीक है, और जब हमारा एलएम कर्व वर्टिकल है तब हमारे पास फुल क्राउड आउट इफेक्ट होगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, 2 केसेस देखेंगे इसमें कि जब तो इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ द रिसोर्सेज है, ठीक है, और जब हमारे पास अंडर एम्प्लॉयमेंट ऑफ द रिसोर्सेज है। तो जब इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ द रिसोर्सेज होता है तब देखिए क्या सिचुएशन होती है। जब फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ द रिसोर्सेज है और हम एग्रीगेट डिमांड को फिर भी बढ़ा देते हैं, गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर किया, एग्रीगेट डिमांड बढ़ गई, तो उससे क्या हुआ देखिए, एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज अलोंग एन अपवर्ड स्लोपिंग शॉर्ट टर्म एग्रीगेट सप्लाई कर्व। तो उसने क्या किया, प्राइस, जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है तो उससे प्राइस लेवल बढ़ते हैं, तो प्राइस लेवल के बढ़ने से क्या हुआ, रियल मनी सप्लाई जो है वो कम हो गई। कैसे रियल मनी सप्लाई, समझिए आप कि जब प्राइस एग्रीगेट डिमांड बढ़ी, ठीक है, तो उससे क्या हुआ, प्राइस लेवल जो है वो बढ़ गया। अब प्राइस लेवल के बढ़ने से क्या हुआ, मनी की जो परचेजिंग पावर है वो कम हो गई, वैल्यू फॉर मनी कम हो गया। ठीक है, तो मतलब जितनी ओरिजिनल मनी की सप्लाई थी पहले, प्राइस लेवल बढ़ने से अब वो सप्लाई कम हो गई, क्योंकि अब उसकी वैल्यू जो है, मनी की वैल्यू वो कम हो गई, तो रियल मनी सप्लाई जो है वो कम हो गई। तो रियल मनी सप्लाई कम होने से क्या हुआ, जो हमारा एलएम कर्व है वो शिफ्ट कर जाएगा LM1 से LM2 के ऊपर। ठीक है, जिससे इंटरेस्ट रेट जो है वो R2 पर चला जाएगा और नेशनल इनकम में जितना भी चेंज आया वो सारा का सारा फुली क्राउड आउट हो जाएगा। तो मतलब ज़ीरो मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा ऐसी सिचुएशन में। डायग्राम में आप देखिए, इनिशियली जो हमारा एलएम कर्व है वो LM1 है, जो कि हमारे IS को काट रहा है IS1 के ऊपर। इकोनॉमी हमारी E1 के ऊपर इक्विलिब्रियम में है, R हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है और Y' हमारी रियल इनकम भी कह सकते हो आप इसको, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल भी कह सकते हो, और पोटेंशियल GDP का लेवल भी आप इसको कह सकते हो। तो अब गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर किया, IS कर्व शिफ्ट कर गया IS2 के ऊपर, नया इक्विलिब्रियम का पॉइंट E2 आ गया। तो इस पॉइंट के ऊपर देखिए, जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ी तो उसने प्राइस लेवल को बढ़ा दिया। प्राइस लेवल बढ़ने से क्या हुआ, जो हमारी रियल मनी सप्लाई है वो कम हो गई, क्योंकि मनी की परचेजिंग पावर कम होगी प्राइस लेवल बढ़ने से, वैल्यू फॉर मनी कम हो गया। तो उसकी वजह से
रियल मनी सप्लाई के कम होने की वजह से LM कर्व जो है वो शिफ्ट कर गया LM2 के ऊपर। अब हमारी इकोनॉमी जो है वो इक्विलिब्रियम में है एट E3, ठीक है। अब इस पॉइंट के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा R2 चला गया, लेकिन इनकम का लेवल हमारा जो है वो वहीं पर रहा, रियल नेशनल इनकम। तो ऐसी सिचुएशन में जब फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ द रिसोर्सेज होता है और तब आप एक्सपेंडिचर करते हो, तब जो है इनकम में कोई चेंज नहीं आता, और इस तरह से फुल क्राउड आउट इफेक्ट ऑफ द फिजिकल स्टिमुलस हमें देखने को मिलता है जब फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ द रिसोर्सेज इन द इकोनॉमी हो, ठीक है। नेक्स्ट केस देखिए जिसमें हमारा अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ द रिसोर्सेज हो, ठीक है। देखिए जब अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ द रिसोर्सेज हो तब हमारा जो क्राउड आउट इफेक्ट है वो सिर्फ पार्शली मतलब होगा, फुल नहीं होगा। कैसे? देखिए हमारा LM कर्व, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। IS जो हमारा कर्व है वो IS1 है इनिशियली, E1 पर हमारी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है, R जो है R1 हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है और Y1 हमारी नेशनल इनकम है, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर किया, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर करने से क्या हुआ कि IS कर्व जो है एग्रीगेट डिमांड बढ़ गई, एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से IS कर्व शिफ्ट कर गया IS2 के ऊपर। अब ये जो हमारा IS2 है ये इंटरसेक्ट कर रहा है हमारे LM कर्व को एट पॉइंट 2 के ऊपर, तो हमारी इकोनॉमी जो है अब E2 पॉइंट पर इक्विलिब्रियम में है, जिसकी वजह से रेट ऑफ इंटरेस्ट R1 से R2 पर चला गया और इनकम भी जो है वो Y1 से Y2 के ऊपर आ चुकी है, ठीक है। तो अब इसमें देखिए गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर तो किया E1 से H, इनकम बढ़ी E1 से K, तो ये जो K to H वाला जो ये पोर्शन है ये है क्राउड आउट इफेक्ट, जो कि वाइप आउट हो गया है इकोनॉमी से, क्योंकि R1 से R2 इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है और इस इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से क्या हुआ, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम हो गई, तो जिसकी वजह से ये पोर्शन जो है जो कि इंक्रीज इन इनकम होता मल्टीप्लायर के कारण अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ना बढ़ता, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट के बढ़ने से ये जो पोर्शन है K to H वाला ये क्राउड आउट इफेक्ट की वजह से बाहर निकल गया, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है वो कम हो गई, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर अंडर एम्प्लॉयमेंट ऑफ द रिसोर्सेज हो तब आपका जो क्राउड आउट इफेक्ट है वो पार्शियल होगा, मतलब कि थोड़ा होगा, फुल नहीं होगा, ठीक है। तो अभी तक हमने जो है डिस्कस किया है ये ISLM मॉडल का पार्ट 4 था जो कि कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। फर्स्ट वीडियो में हमने जो है ISLM मॉडल के बारे में देखा था कि कैसे इसका ओरिजिन हुआ, ठीक है। उसके बाद हमने IS कर्व को समझा, गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम को देखा और IS कर्व को ड्राइव किया, ठीक है, उसकी शिफ्टिंग देखी। उसके बाद हमने नेक्स्ट वीडियो में LM कर्व, ठीक है, यानी कि मनी मार्केट इक्विलिब्रियम को डिस्कस किया, ठीक है, उसको ड्राइव किया, उसकी शिफ्टिंग देखी। थर्ड वीडियो में हमने इन दोनों का इक्विलिब्रियम देखा कि कहाँ कहाँ पर होता है, ठीक है। और आज हमने जो है डिस्कस किया है कि गवर्नमेंट की फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी का ISLM मॉडल के ऊपर, ठीक है, क्या इफेक्ट पड़ता है, और क्राउड आउट इफेक्ट को हमने डिस्कस किया कि कैसे अगर हमारा क्राउड आउट इफेक्ट कैसे वर्क करेगा अगर हमारा LM कर्व मोर स्टीप हो, हॉरिजॉन्टल हो, वर्टिकल हो, फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन हो या फिर जो है अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ द रिसोर्सेज की सिचुएशन हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो ISLM मॉडल जो है वो फुली कंप्लीट होता है, ठीक है। होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी के आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको जो है नोटिफिकेशन मिलती रहे टाइम टू टाइम। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।